काफी समय से पूंजी बाजार और निवेशक समुदाय में एक मजबूत कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिससे धोखेबाज और अक्षम प्रमोटरों को बाहर किया जा सके, कंपनियों को ईमानदारी और दक्षता से चलाया जा सके और अल्पसंख्यक शेयरधारकों तथा वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा हो सके। इसी उद्देश्य से IBC इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड नाम का कानून बनाया गया और यह 1 दिसंबर 2016 से लागू हुआ। लेकिन निवेशकों के लिए यह बेहद चौंकाने वाली बात रही कि यह कानून निवेशकों और वित्तीय संस्थानों के साथ धोखा करने का एक साधन बन गया। अब दर्शकों का ध्यान IBC के नाम पर संस्थागत रूप से हो रही खुली लूट की ओर आकर्षित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जयप्रकाश इंफ्राटेक लिमिटेड JPI का मामला लेते हैं। जब IDBI बैंक ने JPI को IBC में डाला, तब कंपनी को केवल थोड़ी सी नकदी लिक्विडिटी की समस्या थी, लेकिन कंपनी पूरी तरह सक्षम सॉल्वेंट थी। कंपनी के सभी लोन हजारों एकड़ के लैंड बैंक, यमुना एक्सप्रेसवे और अन्य संपत्तियों से सुरक्षित थे, जिनकी कीमत कम नहीं होती। लेकिन नए प्रमोटरों और लैंडर्स की मिली भगत से कंपनी की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया और अल्पसंख्यक शेयरधारकों की मेहनत की कमाई छीन ली गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि RBI के नियमों के अनुसार हर 3 साल में कंपनी की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। 2017 में जब कंपनी IBC में गई, तब उसकी संपत्तियों की कीमत 25,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई थी। लेकिन 2017 से 2024 के बीच कितनी बार संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ और उनकी कीमत क्या थी, यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। लोग पूछ सकते हैं कि जब शेयर बाजार में निकलने का मौका था, तब हम जैसे लोग निवेश में क्यों बने रहे? क्योंकि हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था और कंपनी के पास इतनी जमीन थी कि वह सभी लोन को कवर कर सकती थी। खासकर जब जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद NCR में जमीन की कीमतें बहुत बढ़ गईं, तब यह समझ से परे है कि वही संपत्तियां लोन चुकाने के लिए पर्याप्त कैसे नहीं रही। नए प्रमोटरों और लेंडर्स ने IBC के नाम पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के साथ धोखा किया। उन्हें यह भी नहीं बताया गया कि भुगतान की राशि किस आधार पर तय की गई। उदाहरण के तौर पर मेरे परिवार को 30 लाख रुपए से अधिक के निवेश के बदले केवल 288.80 रुपए मिले। IBC का उद्देश्य निवेशकों की सुरक्षा करना था, न कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों को नुकसान पहुंचाना। वर्तमान IBC पूंजी बाजार की जरूरतों को पूरा करने में असफल। भारत को ऐसे कानून की जरूरत थी जो धोखेबाज और अक्षम प्रमोटरों को हटाए। लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कानून बनेगा जो अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हितों को नजरअंदाज करेगा। पहले बैंक कंपनियों को मुश्किल समय में सहारा देते थे, लेकिन अब सक्षम कंपनियों को भी IBC में डालकर अल्पसंख्यक शेयरधारकों की संपत्ति छीनी जा रही है। JPI इसका उदाहरण है। इसलिए IBC को अधिक सख्त, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की जरूरत है। सरकार और वित्तीय संस्थानों का पक्षपात। 1. सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंपनी को बिना किसी नए कानून के बचा लिया गया। इसका मतलब है कि कानून से ज्यादा जरूरी उसका सही उपयोग है। 2. वोडाफोन आइडिया। सरकार ने कंपनी को राहत दी, भुगतान के लिए समय दिया और कर्ज को इक्विटी में बदला, जिससे कंपनी बच गई। 3. जयप्रकाश पावर वेंचर्स JPP। ICICI बैंक ने कर्ज का कुछ हिस्सा इक्विटी में बदल दिया, जिससे कंपनी बच गई और आज अच्छी स्थिति में है। तो सवाल यह है कि JPI के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया? सरकार से कार्रवाई की मांग इस मामले की फॉरेंसिक ऑडिट और जांच सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO जैसी एजेंसियों से कराई जानी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। JPI की संपत्तियों का दोबारा मूल्यांकन किया जाए और पुराने अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार और निवेश बहाल किए जाएं। सत्यम कंपनी की तरह एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया जाए और कंपनी को कॉर्पोरेट मंत्रालय के अधीन चलाया जाए जब तक नए प्रमोटर न मिल जाए। निष्कर्ष IBC को पारदर्शी बनाना चाहिए और अल्पसंख्यक शेयरधारकों के निवेश की रक्षा करनी चाहिए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। न्याय खतरे में है। क्या नारा मोदी है तो मुमकिन है वास्तव में सही है या नहीं? यह आज एक बड़ा सवाल बन गया है।